हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। यानी इससे पहले वीडियोज़ में मुझे पढ़े थे कि हमारी जो अर्थ है उसमें हीट बिल्ड क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारा अर्थ जो है वो गर्म है तो किस वजह से गर्म है। यानी हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या होता है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? ये बहुत कोई सुनता होगा। जैसे ये चीज़ जो हमारा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, हम लोग लाइफ साइंस में हो या फिजिकल साइंस में हो या फिर किसी भी ज्योग्राफी वगैरह में, हर चीज़ में ये सब वर्ड आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, या बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ये सब होता क्यों है और क्या वजह है कि ये सब हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी पहले के लोग जो थे वो कहते थे कि हम लोग के दौर में इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन अभी के दौर में, अभी के जो एज चल रहा है हमारा, उस एज में देख रहे हैं कि बहुत गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये गर्मी बढ़ क्यों रही है, क्या वजह है इन गर्मी के बढ़ने की वजह से। तो पहले टर्म आता है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस। पहले जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस यानी ये जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अगर ये नहीं होता तो ये इफेक्ट भी नहीं होता, यानी इनकी वजह से ये हमारा इफेक्ट हो रहा है। तो पहले जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। CO2, CH4, N2O, CFC, ये सब जो हमारा गैस है, और ये बहुत सारे गैस है, वाटर वेपर भी जो आता है वो भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में ही आता है। ठीक है, तो पहले जो हमारा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी हमारा मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो गैस हमारा यहाँ नाम लिखा गया है वो सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इन्हीं गैस की वजह से क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट अमल होता है। अगर ये नहीं होता तो ये भी अमल नहीं होता। तो पहले जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो हमको ये पता है कि जो भी हमारा अर्थ सरफेस है, यानी ये हमारा अर्थ सरफेस है, इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी हवा का जो है ग्लाफ यहाँ पर पूरा चारों तरफ में फैला हुआ है। ठीक है, अब जो सनलाइट आता है वो क्या होता है कि सनलाइट का, सन का जो रोशनी होता है यहाँ पे आता है, कुछ रोशनी अंदर इंटर करता है और कुछ रोशनी जो होता है वापस चले जाती है, जैसे यूवी रेज। यानी यहाँ पे अगर ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर से क्या होता है कि यूवी रेज हमारा टकराता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी वापस एटमॉस्फेयर में वापस जो होता है उस फेस में चला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी रोशनी, बहुत सारे रेज यहाँ पे आते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो अर्थ होती है वो क्या करती है कि कुछ कुछ रोशनी, जैसे हम पढ़े थे कि किस तरह से हमारा अर्थ सरफेस, या बोलेंगे किस तरह से एटमॉस्फेयर गर्म होता है, यानी एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है और दिन के वक्त तो रोशनी है, सूरज का सनलाइट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा गर्मी हो रहा है। लेकिन उसके बाद शाम होती है, रात होती है, तो ये सब रेज वापस चले आते हैं, यानी ये दिन के वक्त यहाँ रहने के लिए आते हैं, वापस अपने घर को चले जाते हैं। ठीक है, दिन का बसेरा यहाँ पे है, अर्थ पे है, रात का बसेरा उनका स्पेस में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, गेन करती है, यानी क्या लेती है वो, तो सनलाइट लेती है और उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इसमें से कुछ कुछ सनलाइट का जो हिस्सा होता है वो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, उसमें जो गैसेस होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन गैसेस को, उन रोशनियों को। ऐसे यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि CO2 गैस है या CFC गैस है। अब ये क्या करती है कि जो रोशनी, जो रेज यहाँ से आ रही है वही रेज को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी ये लोग जमा कर ले लोग के होता है ना कि दोस्त बन जाती है। तो यहाँ से रोशनी इन लोग की दोस्त बन गई है। अभी बोलते हैं नहीं हम तो तुमको नहीं जाने देंगे, तुम मेरे पास रहो, ऐसे करने लगती है लोग। तो क्या होता है कि CFC जो गैस है, CO2 गैस है या वाटर वेपर है, ये सब क्या करती है, जो रोशनी, जो भी हमारा रेज यहाँ से आ रहा है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर हीट को रख लेती है। अगर ये अपने अंदर हीट को रख लेती है तो क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर और गर्म हो जाएगा, जो अर्थ सरफेस है और वो गर्म होगा। तो अगर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रही है और इसको छोड़ नहीं रही है, इसको वापस नहीं भेज रही है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर वो गर्म हो रहा है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि एटमॉस्फेयर, जो भी हमारा अर्थ है उसका हीट जो बैलेंस होता है वो बना रहता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गाड़ी वगैरह चल रहा है, फ्रीज हो, रेफ्रिजरेटर या फिर बोलेंगे AC वगैरह, ये सब यूज़ किया जा रहा है। उसके यूज़ करने से क्या हो रहा है कि CO2 हमारा गैस और ज़्यादा निकल रहा है, CFC गैस बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अगर ये सब गैसेस निकलती रहेंगी तो एटमॉस्फेयर में इनका जो भी क्वांटिटी होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर में इनका क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा, तो देखेंगे कि यहाँ पहले समझते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि समझो कि यहाँ पे 5 CFC गैस थे, 5 मॉलिक्यूल। यहाँ पे करते करते कम से कम हो गए वो 500। तो जो पहले हीट एब्जॉर्ब करते थे उनकी तादाद कितनी थी, पहले 5 थी, वो बढ़ के कितना हो गई है, 500 हो गई है। अगर ये 500 हो गया नहीं, उतना ही वो हीट को जमा रखेगी अपने अंदर। पहले जो अगर कम था तो हीट भी कम एब्जॉर्ब हो रहा था,
कम हमारा जो अर्थ सरफेस है वो कम गर्म हो रहा था। लेकिन अगर ये सब गैसेस बढ़ रही हैं तो उनके बढ़ने की वजह से उनको यानी हीट को पकड़ने वाला भी ज़्यादा हो गया है। अगर हीट को पकड़ने वाला ज़्यादा हो गया यानी पर हमारा जो पूरा अर्थ सरफेस है बोलेंगे एटमॉस्फेयर वो और ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा। अगर वो गर्म हो गया यानी अर्थ का जो भी हमारा हीट है वो बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग ये फील कर सकते हैं कि ये जो हमारा पहला काम क्या हो रहा है कि सनलाइट आता है, सनलाइट हमारे अर्थ सरफेस को गर्म करता है। और ये क्या होता है कि यहाँ जो सनलाइट आई है वो बाद में यानी बोलते हैं कि जब सर्दी होती है या बोलेंगे जब सनलाइट है तो वहाँ पे क्या सन होने की वजह से यहाँ पे हीट आ रहा है और अर्थ सरफेस गर्म भी हो रहा है। फिर रात को क्या होता है कि ये वापस भी चली जाती है, लेकिन अगर ये वापस नहीं जाती है तो गर्म होगा। तो आना और फिर वापस चले जाना, ये जो इफेक्ट हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, गैसेस की वजह से हो रहा है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है तो पहला चीज़ बोलेंगे कि सनलाइट आता है। सनलाइट में जो भी हमारा अर्थ है यानी अर्थ का जो सरफेस है उसके चारों तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें बहुत सारी गैसें हैं और वो गैस क्या करती है कि सनलाइट का कुछ पार्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको छोड़ती नहीं है। तो वो जो एब्जॉर्ब कर लेती है इसी वजह से हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो उसमें हीट का बैलेंस बना रहता है। उसी बैलेंस को, उसी प्रोसेस को, उसी हम लोग अमल को क्या कहते हैं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी सनलाइट का आना, सनलाइट जो होता है वो कुछ कुछ गैसों में यानी ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है उसके कुछ पार्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी एब्जॉर्बेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा अर्थ का जो हीट बैलेंस है वो बना रहता है। अगर ये गैसेस नहीं होती तो क्या होता, हमारा हीट जो है हमारा या बोलेंगे हमारा जो भी अर्थ सरफेस है वो बहुत कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता। और अगर ये बहुत ही कोल्ड होता है या कूल होता तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस या बोलेंगे कि यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन इन्हीं गैसेस की वजह से, इन्हीं ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ का बैलेंस बना होता है, हीट का बैलेंस बना होने की वजह से हम लोग यहाँ पे ईजिली लाइफ अपना स्पेंड कर सकते हैं। तो पहला काम यहाँ पे हो रहा है कि सनलाइट यहाँ पे आता है। सनलाइट जो है वो हमारे अर्थ सरफेस को गर्म करता है। कुछ पार्ट जो होता है वो हमारे जब ये रिलीज होता है तो उसका जिससे अर्थ सरफेस गर्म होने के बाद एटमॉस्फेयर गर्म होता है। यानी हमको पता है कि पहले अर्थ सरफेस गर्म होती है, उसके बाद से क्या होता है हमारा, तो उसके बाद से हमारा ये हीट को रिलीज करती है, हीट को छोड़ती है। छोड़ने के बाद क्या होता है हमारा, तो जो भी यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल है CFC गैस का या बोलेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का जो भी हमारा मॉलिक्यूल होता है वो उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो जो हीट यहाँ से रिलीज हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस का ये बोलेंगे में अर्थ का जो भी हीट का बैलेंस है वो बना रहता है। यानी हमको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, यानी हमारा जो बैलेंस है टेम्परेचर का वो बना रहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो ईजी हो पाती है। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ग्लोबल और वार्मिंग, इसका मतलब क्या होता है, तो ग्लोबल मतलब हम बोल सकते हैं ग्लोब और वार्मिंग मतलब क्या होता है, गर्म करना या वार्म करना। ठीक है, ये क्या होता है, तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि जो भी हमारा अर्थ सरफेस है वो जब हीट को रिलीज करता है तो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस होते हैं ग्रीन हाउस गैस वो इस हीट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमारे अर्थ का जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें हीट का बैलेंस बना रहता है और हमारे अर्थ पे लाइफ जो होती है वो ईजी हो जाती है। लेकिन अगर हम ये भी जान रहे हैं कि जिस तरह से लोग जो है तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा जो गांव है वो शहर में बदल रहा है, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसी तरह से तो जिस तरह से हमारा पेड़ पौधे यानी हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा कोई अर्थ सरफेस है वहाँ पे बहुत बड़ा एक जंगल था। अब वो अगर जंगल था यानी वो CO2 क्या कर रहा था, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। अगर वहाँ के पेड़ पौधे को यानी वहाँ के जंगल को हम सफाया कर दें, वहाँ के जंगलों को हम काट के वहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो जो भी इस एरिया में CO2 पैदा हो रहा है उनको एब्जॉर्ब करना तो कोई नहीं रहेगा। यानी इस एरिया में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो CO2 की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो भी हमारा जैसे जैसे शहर जो है वो बन रहा है, जैसे जैसे लोग तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे वो व्हीकल का यूज़ करते जा रहे हैं, यानी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। ये एकदम आम हो गया है कि हर घर में बाइक है, बहुत से घरों में अभी आम होता जा रहा है कि बहुत से घरों में क्या है, गाड़ियाँ हैं। तो वो सब यूज़ करने से हमको क्या नुकसान है, फ़ायदा तो होता है कि इंसान को आराम मिलता है, टाइम बचता है, हमारा हर एक चीज़ बच रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि वही गाड़ियाँ जो होती है वो CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस निकालती है।
वो गैस क्या होती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस होती है। यानी ग्रीन हाउस का मतलब क्या, कि वो गैस जो होती है अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है, एबिलिटी रखती है। जैसे हम अभी यूज़ करते हैं फ्रीज़ वगैरह या एसी वगैरह, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, CFC गैस निकलती है, ये सबको पता है। अगर ये CFC गैस निकल रही है तो इससे क्या नुकसान है, तो CFC गैस ये भी क्या है, हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, यानी जितना भी हीट हमारा जो अर्थ छोड़ रहा है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी उसको और ज़्यादा ऊपर या बोलेंगे स्पेस में जाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू करेगा। पहले भी गर्म था लेकिन नॉर्मल था, इतना कि हमारे इतने अर्थ को ज़रूरत थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये गैस बढ़ने की वजह से इसका हीट जो है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी हीट बढ़ने की वजह से क्या नुकसान होगा, तो वही यहाँ पे पढ़ना है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी अर्थ का जो भी टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो उसको क्या कहते हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या अर्थ का जो सरफेस है, ये बोलेंगे अर्थ का अगर टेम्परेचर या अर्थ जो हमारी गर्म हो रही है, वार्म हो रही है, तो इससे ये जो हमारा है क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, और इससे क्या क्या नुकसान है हमको ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला यहाँ पे हमारा है कि इफ़ेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी अगर हमारा ये अर्थ गर्म हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या इससे हमको कोई नुकसान है या नहीं है। तो फर्स्ट हमारा आ रहा है यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स एंड द माउंटेन ग्लेशियर। यानी ये हम जानते हैं कि जो भी हमारा माउंटेन होता है वहाँ पे ग्लेशियर होता है, पूरा हमारा क्या होता है, बर्फीला इलाका होता है ये वाला। अगर अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये बर्फ़ जो होंगे आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि क्या होता है, सनलाइट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू करेंगे, नदी बनेगा, नाला बनेगी, सब कुछ बनेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ने की वजह से क्या नुकसान होगा कि जो भी यहाँ पे हमारा ग्लेशियर है या बोलेंगे बर्फ़ यहाँ पे जमा हुआ है, वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू करेगा। तो ये पिघल क्यों रहा है, क्योंकि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पहला नुकसान क्या हो रहा है हमको, तो पहला नुकसान ये हो रहा है जितने भी हमारे बर्फीली जगह हैं या बोलेंगे हमारा जितना भी पहाड़ी इलाका है जहाँ पे बर्फ़ जमे हुए हैं, वो बर्फ़ क्या हो रहा है, आहिस्ता से पिघलना शुरू कर रहे हैं। कोई भी हमारा क्या हो है यहाँ पे माउंटेन ग्लेशियर है, नहीं, ये क्या होता है, बर्फ़ी होता है, आइसी होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह होते हैं, जितना भी हमारा आइस कैप होता है, सब पिघलना शुरू हो रहा है। तो पिघलने की वजह से क्या होगा, तो दूसरा इफेक्ट वही है कि अगर ये पिघल रहा है, यानी यहाँ पे जो बर्फ़ जमे हुए हैं, जितना भी आइस वगैरह सब जमा हुआ है, अगर वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पिघलना शुरू करेगा, तो उससे पिघलने जो पानी बनेगा वो पानी कहाँ जाएगा, क्या ज़मीन निगल लेगी उसको। तो क्या होता है कि रिवर की फॉर्म में जाता है समुद्र में, यानी आगे जो हो जाता है वो सी में, यानी समुद्र में जाकर के मिल जाता है। अब अगर समुद्र में पानी पहले से था और इनके पिघलने की वजह से पानी का जो लेवल होगा, यहाँ पे जो सी लेवल है वो क्या होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यही नुकसान है कि अगर ये बर्फ़ पिघल रहा है तो उससे हमारा ये नुकसान हो रहा है, जितना भी हमारा समुद्री इलाका है वहाँ पे पानी का ऊंचाई बढ़ने की वजह से, बोलेंगे कि वाटर लेवल बढ़ने की वजह से जो भी हमारा नीचा इलाका होगा, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई हमारा एरिया है इतना ऊंचा और यहाँ पे जो सी लेवल है वो ऐसे था या फिर ऐसे ही है, ठीक है। अब ये एरिया जो है वो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये जो एरिया हमारा उसको नुकसान होगा, पानी का लेवल और बढ़ रहा है। तो जो एरिया यहाँ पे हमारा है, जो कि यहाँ पे है, वो क्या होगा, वहाँ पे समुद्र का पानी दाखिल हो जाएगा। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि इस तरह से सैलाब आ सकता है। पानी के दाखिल होने की वजह से क्या हो सकता है, सैलाब आ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये नीचा इलाका है और यहाँ पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो वही पानी सोचेगा कि वो हम जाए खाली जगह के इलाके में, नीचे इलाके में, तो ये इस इलाके में इंटर करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो भी इलाका है वो डूबना शुरू हो जाएगा। अभी के दौर में यहाँ बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट ये भी हुआ है कि बहुत सारे जजीरे या बोलेंगे आइलैंड जो है वो पानी के अंदर गर्क हो गए हैं, यानी बोलेंगे डूब गए हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल का जो इलाका है, यानी बोलेंगे बे ऑफ बंगाल, उसमें भी बहुत सारे आइलैंड जो है वो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे लोहाचारा, ये क्या है, आइलैंड का नाम है, जो कि डूब गया था। तो वो क्यों डूबा था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल, यानी जो हमारा वाटर लेवल है समुद्र के अंदर, वो बढ़ा। उसके बढ़ने की वजह से जो है आइलैंड जो बेचारा है तो समुद्र के बीच में, अब ये बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, उसके अंदर डूब जाएगा। तो वो इसी डूब गया था, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पे इफेक्ट हुआ कि अगर हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, यानी जो भी हमारा पहाड़ी इलाका है वहाँ पे, अब बोलेंगे पोलर आइस मतलब क्या हो जाएगा, जो भी हमारा पोल का इलाका होता है, यानी हमारे दोनों अर्थ के नॉर्थ पोल और जो साउथ
पोल का इलाका है, दोनों पोल, वहाँ पे जो आइस कैप्स होते हैं, वहाँ पे जो ग्लेशियर है वो सब क्या हो रहा है, पिघलना शुरू कर रहे हैं। पिघलने की वजह से हमारा क्या हो रहा है इफेक्ट, उसके पिघलने की वजह से हमारा इफेक्ट हो रहा है कि हमारा जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। उसके इफेक्ट से ये भी नुकसान होगा कि जो हमारा पोलर बियर वगैरह होते हैं, जितने भी हमारे पोलर एरिया में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, अगर वो जहाँ पे रहते हैं और वहाँ का बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी उनका जो रहने का जगह है, उनका जो रहने का होम है, वहाँ पे उनको खतरा महसूस होगा, यानी उनकी लाइफ भी एक तरह से खतरे में। एक तो हमारा नुकसान क्या हो रहा है कि बर्फ़ पिघल रहा है तो सी लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन जो जानदार है, जो उस जगह में रहते हैं, एनिमल्स है जितने भी वहाँ के या एक्वाटिक एनिमल ही यहाँ पे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम क्या है, चेंज इन नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब अगर कहीं पे गर्मी थी और वहाँ बारिश होती थी नॉर्मली, लेकिन अगर वहाँ की गर्मी और बढ़ गई तो बारिश भी और बढ़ जाएगी, या कहीं कोई ऐसा इलाका हो कि जो भी वाटर बॉडीज़ है वो थोड़ा कम होगा। अब वहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा जिसकी वजह से वाटर बॉडीज सूख गया, यानी वहाँ पे बारिश नहीं होगी, यानी हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो भी बारिश होता है, यानी जो हमारा प्रेसिपिटेशन हो, बर्फ़बारी हो या बारिश हो या ओला हो, ये सब में क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस आ रहा है, यानी कहीं पर जो बारिश है वो ज़्यादा हो जा रही है, कहीं बारिश जो है वो कम हो जा रही है या फिर ना के बराबर हो जा रही है। तो ये सब हो क्यों रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है, ओवर एंड द अंडर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड द चेंज इन एग्रीकल्चर मेथड। यानी अगर ये टॉपिक आए कि किस तरह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो क्रॉप्स को इफेक्ट करता है, तो हम ये जानते हैं कि जितने प्लांट्स होते हैं उन लोगों को अलग अलग तरह का टेम्परेचर चाहिए बढ़ने के लिए, अलग अलग तरह का मिट्टी चाहिए उनको, यानी क्लाइमेट जो होता है उन पर बहुत इफेक्ट डालता है। अगर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा प्लांट था जो नॉर्मली 30 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस पे वो अच्छे से ग्रो कर पा रहा था, और अगर टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लांट के लिए क्या होगा कि बियरेबल नहीं होगा, यानी वो प्लांट जो होगा उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसकी वजह से क्या होगा, वो ग्रो नहीं करेगा। यानी पहला काम तो ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो प्लांट का जो इतना भी ग्रोथ था वो क्या हो गया, रुक गया, या ऐसा हो सकता है कि जो प्लांट आगे ग्रो ही ना कर पाए, यानी कभी भी वो प्लांट जो है उस एरिया में ग्रो ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी टेम्परेचर है वो अब इंक्रीज़ हो गया, जो घट नहीं रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, क्रॉप्स यानी जो भी अनाज वगैरह हमारा फसल है उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये हम क्यों देख रहे हैं, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो जितना भी हमारा एग्रीकल्चर मेथड वगैरह है उसमें चेंजेस होने की वजह से सारे जो प्लांट का प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा अंडैनिक कम होता जा रहा है। फिर एल नीनो एंड इट्स ग्लोबल इफेक्ट, ये क्या है, तो एल नीनो जानने से पहले है क्या। तो जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें जानेंगे कि करंट होता क्या है। यानी करंट वो नहीं जो बिजली हम लोग को मार देता है, करंट मतलब क्या होता है कि समुद्र में बहरी रो बहता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जान लेते हैं कि वार्म करंट क्या होता है। तो पहला हमारे यहाँ पे है कि जो समुद्री इलाका होता है वहाँ पे पानी का बहाव होता रहता है। ठीक है, ये हमारा पानी जो बहता है उसको बोलते हैं हम लोग करंट। तो इसमें क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है वार्म करंट, एक होता है हमारा क्या कोल्ड करंट। जो वार्म करंट होता है वो गर्म होने की वजह से क्या होगा, हल्का होगा और वो समुद्र के ऊपरी सतह से आगे बढ़ता है, और जो कोल्ड करंट होता है वो समुद्र के नीचे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब ये वार्म करंट है, ये हमारा कोल्ड करंट है। इस तरह से जो ये वार्म करंट है जब ये कहाँ बहता है, एन लोनो क्या है, वार्म करंट है। ये कहाँ बहता है, तो जो बहरे अल्काहिल का इलाका है वहाँ से ये मशरिक से बहता हुआ आता है कहाँ पे, अमेरिका की तरफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, जनूबी अमेरिका की तरफ आता है। तो पहला काम यहाँ पे हो रहा है हमारा ये कि एल नीनो है क्या। एल नीनो जो हमारा है उसका काम जान लेते हैं कि एल नीनो एक बहरी रो है, या बोलेंगे एक वार्म करंट है जो बहरे अल्काहिल से बहता हुआ आता है कहाँ पे, जनूबी अमेरिका की तरफ या साउथ अमेरिका की तरफ, यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि मगरिबी हवा बोलेंगे, एक तरह की परमानेंट विंड चलती है या प्लानिटरी विंड होती है, यानी हवा की एक टाइप है जो यहाँ से चलती है। उसकी वजह से क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। पहला क्या हुआ, एल नीनो आया, कहाँ से आ रहा है, बहरे अल्काहिल के मशरिक की तरफ से आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, जनूबी अमेरिका की तरफ। जब ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पे इसका सामना किससे होता है, तो यहाँ पे इसका सामना होता है मगरिबी हवा से। जब इसका सामना मगरिबी हवा से होता है तो इसका डायरेक्शन जो होता है वो मशरिक की तरफ
हो जाता है, यानी आ रहा था जुनूब की तरफ, लेकिन यहाँ पे परमानेंट विंड की वजह से या बोलेंगे मगरबी हवा की वजह से इसका डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जब इसका डायरेक्शन चेंज होता है यही हवा जो होती है, यही जो करंट हमारा होता है वो आता है इंडिया के अंदर, ठीक है। यानी इसी की वजह से इंडिया की तरफ आता है। और उस वक्त क्या होता है कि इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है, मानसून आता है इंडिया में। यानी अगर ये करंट ना आए तो इंडिया में मानसून भी ना आएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये हुआ कि एल नैनो आ रहा है, एल नैनो आ रहा है जनूबी अमेरिका की तरफ। जब यहाँ पे ये आता है तो उस वक्त इस इलाके में क्या होता है, विंटर का मौसम होता है, यानी सर्दी का मौसम होता है। और उसी वजह से यहाँ पे वार्म करंट आ रहा है, यहाँ पे सर्दी का मौसम है, तो यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। एल नैनो की वजह से पहले क्या काम हुआ, तो यहाँ पे बारिश हुई। अब यही एल नैनो जो है वो जा कहाँ रहा है, इंडिया की तरफ आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी बारिश होती है। तो ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन है किसका, एल नैनो का। यानी एल नैनो जो है वो एक बहरी रू है, गर्म बहरी रू है, या बोलेंगे वार्म करंट है जो आता है जनूबी अमेरिका की तरफ। यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे सर्दी के मौसम में बारिश होती है। और यही एल नैनो जो होता है, जब परमानेंट विंड के डायरेक्शन को क्या होता है कि ये जो हमारा है परमानेंट विंड उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो एल नैनो जाता है हमारे इंडिया की तरफ, जिसकी वजह से इंडिया में मानसून सीजन आता है या बारिश होती है। अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका डायरेक्शन हमारा है वो चेंज हो रहा है, यानी ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अगर ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो इससे खतरा हमारे इंडिया को है, यानी इंडिया में जो है वो बारिश नहीं होगी। अगर इंडिया में बारिश नहीं होगी, यानी यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी हमारा एग्रीकल्चर होता है वो बेसिस करते हैं बारिश पे। अगर बारिश सही से नहीं होगी तो यहाँ पे जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो पा रहा है एग्रीकल्चर का वो भी नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं जितना भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके इफेक्ट से सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है हमारा, है ना। एक तो हमारा नुकसान हो रहा था कि अगर बर्फ़ पिघल रहा है या ग्लेशियर पिघल रहे तो उसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स हैं उनको नुकसान होगा, उनका घर छिन जाएगा। इसके अलावा बर्फ़ पिघलने की वजह से वही पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, जिसके समुद्र का पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा। अगर लेवल बढ़ रहा है तो जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, जो नीचे इलाके हैं वो डूब जाएंगे। साथ ही साथ समुद्र के अंदर में जो भी आइलैंड हमारे हैं वो भी क्या होंगे, डूबना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारा बारिश की मिकदार, यानी बोलेंगे कि बारिश का भी जो भी क्वांटिटी है वो भी कहीं घट रहा है तो कहीं भी बढ़ रहा है। फिर हमारा देखेंगे कि जो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसके इफेक्ट की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की वजह से ऐसे प्लांट जो कम टेम्परेचर वाले इलाके में उगते थे वो अब ग्रो नहीं कर पा रहे। उनके ग्रो ना कर पाने की वजह से उनका प्रोडक्शन क्या है और कम होता जा रहा है। फिर हमने देखा कि एल निनो क्या होता है। तो एल निनो क्या है हमारा, तो एक तरह का वार्म करंट है जो आता है बहरे अल्काइल की तरफ से। किस तरफ आता है, जनूबी अमेरिका, बोलेंगे साउथ अमेरिका की तरफ। जब ये उस वक्त आता है तो यहाँ पे क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है, यानी विंटर सीजन होता है। इसके आने की वजह से यहाँ पे सर्दी के मौसम में भी बारिश होती है। फिर जब यहाँ से परमानेंट विंड बहता है तो ये जो विंड होता है वो इसके डायरेक्शन को, यानी जो करंट है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है और कर देता है हमारा किस तरफ, तो मशरिक की तरफ, बोलेंगे ईस्ट की तरफ। जिस तरफ ये जाता है कहाँ पे, इंडिया की तरफ। इस एल निनो की वजह से ही हमारा इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है एल निनो। इसके काम ना कर पाने की वजह से क्या हो रहा है हमारा, तो मानसून सीजन जो हमारा इंडिया में है वो वेरी कर रहा है, यानी जो हमारा सही से बारिश हो रहा है इंडिया में अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो भी हमारा टाइमिंग है वो चेंज हो रहा है, उसका क्वालिटी जो है वो चेंज हो रहा है, यानी सही से बारिश नहीं हो रही है। अगर इंडिया में सही से बारिश नहीं होती है कभी, तो इससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा हमारा कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर है, यानी इंडिया में 70% क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। अगर ये जो हमारा सीज़न है वो चेंज होगा तो जितना भी एग्रीकल्चर है वो हमारा चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसके क्या क्या इफेक्ट पड़े। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है और किस तरह से उनकी वजह से ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या नुकसान हमारे हो रही है, सब कुछ पढ़ लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा जो भी हमारा अर्थ सरफेस है उस पर एयर प्रेशर क्या होता है या फिर एयर बेल्ट वगैरह क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।